हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। हम लोग हिस्ट्री के सेशन में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा। मतलब जो भी हम लोगों ने इससे पहले क्लासेस करी उनमें हम लोगों ने 1857 के रिवोल्ट तक की स्टडी की। आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं और उससे आगे के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चल रहे हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी, अगर आपको याद हो, पीछे के वीडियोज आपने देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बेहतर समझना चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला हिस्सा है जब से छोटे मोटे मूवमेंट शुरू हुए तब से लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम जोड़ सकते हैं 1857 से लेकर 1885 तक। तो 1857 से लेकर 1885 तक जो विद्रोह हुए या भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के जो भी प्रयास किए गए, उसमें उसकी विशेषता क्या है? वो क्षेत्रीय प्रवृत्ति के थे, वर्गीय चेतना से जुड़े हुए थे और अनियोजित थे, और कई बार वो, अधिकांश बार वो हिंसक भी थे। तो ये 1857 से 1885 के बीच में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ उसकी विशेषताएं हैं। 1885 के बाद से लेकर और 1947 तक, हालांकि हिंसा इसमें भी थोड़ा बहुत हुई, कई सारे विंग्स इसमें भी खड़े हुए के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को चलाने के लिए कई सारी विचारधाराएं सामने आईं। बहुत सारे तरह के आंदोलन के रास्ते अपनाए गए, लेकिन इस पूरे पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रहा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा, जिसने बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इसको भी अगर हम थोड़ा और स्पष्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक ये जो पीरियड है, इसमें मॉडरेट लीडर्स ज़्यादा ताकतवर हैं इस संगठन में, नरमपंथी नेतृत्व ज़्यादा ताकतवर है। 1915 तक इनफैक्ट नरमपंथी नेतृत्व ताकतवर रहेगा और 1915 के बाद ये नरमपंथ और गरमपंथ का एक आश्चर्यजनक मिश्रण बन जाएगा। 1915 से 1947 में एक व्यक्ति आएगा जो नरमपंथ और गरमपंथ का एक बहुत समुचित मिश्रण होगा, जो भारत के जितने भी उस समय प्रचलित विचारधाराएं थी उनका एक समुचित मिश्रण था। सभी विचारधाराओं को मौका देने वाला, बहुत ही डेमोक्रेटिक सोच का एक व्यक्ति जिसका नाम महात्मा गांधी है, उसके नेतृत्व में यह आंदोलन चलने लगेगा। जब ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलने लगेगा तो संगठनात्मक तौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करेगी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने अस्तित्व के लिए गांधी पर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे चलकर पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व वही संगठन कर रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या क्या उसमें तथ्यात्मकता है, क्या क्या अवधारणात्मक बातें हैं, उन पर हमें थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसा लोगों को लगा कि उनको एक ऐसा नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और कहाँ से ये बात शुरू हुई। तो अगर हम इस बात को स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, जिसे अंग्रेजों ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, ये अच्छे शासन के लिए पास किया गया है। और उसी बीच में 1 नवंबर 1959 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था और 1858 का भारत शासन अधिनियम था, उससे भारतीय लोगों को बहुत उम्मीदें जगी, और ख़ास तौर से भारत का वो समूह जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से सैद्धांतिक रूप से प्रभावित था। एक तो आपने देखा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा से वो भी लोग प्रभावित थे जो 1857 के विद्रोह
जो 1857 का विद्रोह कर रहे थे। लेकिन उनके पास राष्ट्र, भाई देखिए, अगर किसी को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, तो ये बात कुछ न कुछ अंश मात्र ही सही राष्ट्रवाद के तत्व से प्रेरित थी। थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद का तत्व उसमें था, लेकिन जो सैद्धांतिक राष्ट्रवाद है, सैद्धांतिक राष्ट्रवाद से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद पे मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा इस क्लास के बाद। अगला क्लास जो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा वो नेशनलिज्म पे आएगा। राष्ट्रवाद पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। लेकिन अभी आप इतनी सी बात समझिए कि राष्ट्रवाद जो है बेसिकली यूरोपियन विचारधारा है, जो कि 16th-17th सेंचुरी में निकली थी। अब राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या है और कैसे 1857 के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे या नहीं थे, इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतनी बात आप समझ लिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी सांस्कृतिक इकाई के साथ अपने आप को संबद्ध करती है। लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, समान रीति रिवाजों के साथ संबद्ध होता है, और साथ ही साथ वो एक निश्चित एक समान ऐतिहासिक परंपरा की उपज होता है। जैसे आगे चलकर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीडर्स ने ये कहना स्टार्ट किया कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। तो भारत एक नहीं दो राष्ट्र है का मतलब क्या है कि दो अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, दो अलग अलग तरह की सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, दो अलग अलग तरह के ऐतिहासिक परंपराएं हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उनका कुछ और से हुआ, हिंदुओं का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कुछ और तरह से हुआ, जिसके कारण से लोगों को लगने लगा कि ये एक नहीं दो राष्ट्र है। तो मुद्दा हमारा अभी यही है कि राष्ट्रवाद का विचार जो है 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में फैला, और धीरे धीरे करके यूरोप के देशों ने बहुत सारे उपनिवेशों की स्थापना करी, और शिक्षा के विकास के क्रम में, प्रशासन को विकसित करने के क्रम में अंग्रेज़ों या यूरोपियंस द्वारा जो नेशनलिज्म डेवलप किया गया था वो धीरे धीरे करके उपनिवेशों की ओर बढ़ा, और उपनिवेशों के जो बौद्धिक चिंतन से जुड़े हुए लोग थे उनको भी इस विचार ने प्रभावित किया, राष्ट्रवाद ने प्रभावित किया। तो 1857 के आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे। 1857 से पहले से ही चल रहे थे वो धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक आंदोलन थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए मूवमेंट चल रहे थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, रहनुमाए मजदयासन, बहुत इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन 1857 के आसपास स्टार्ट हुए, जिनका उद्देश्य पहले भी और बाद में भी, जिनका उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र में रिफॉर्म करना था। तो ये रिफॉर्म की डिमांड कहाँ से आ रही थी, रिफॉर्म की मांग कहाँ से आ रही थी? क्योंकि जब हम यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर भी इस तरह का एक रिफॉर्म हुआ है, वहाँ पे भी इस तरह का एक प्रबोधन हुआ है, वहाँ पे भी इस तरह का एक जो धर्म सुधार आंदोलन चला है, वहाँ भी पुनर्जागरण हुआ है। तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन की जो घटनाएं हमने यूरोप में अध्ययन किया, और हमने देखा कि आज यूरोप आधुनिकता की झंडा बरदारी कर रहा है, तो किन मूल्यों के बल पे कर रहा है, और क्या हमारे मूल्य खराब हैं? तो हमने देखा नहीं, हमारे मूल्य खराब नहीं हैं। हमें उनको फिर से सोसाइटी में वास्तविक मूल्यों में स्थापित करना चाहिए, और जो सोशल एविल्स खड़ी हो गई हैं हमारे समाज में उनको हमें इरेडिकेट करना चाहिए, उनको हमें हटाना चाहिए। तो उस प्रक्रिया की शुरुआत के क्रम में धीरे धीरे करके भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होने लगा, और जैसे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होने लगा वैसे वैसे हमको ये समझ में आने लगा कि ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से लागू नहीं हो रही हैं, ये कागज़ पे कुछ और कही जा रही हैं और हमारे वास्तविकता में कुछ और हैं, व्यवहार में कुछ और है। तो हमने उसका विरोध करना शुरू किया, और उस क्रम में भारतीयों में राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास हुआ। भारत के लोग भी भारत राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने लगे। इनमें जो एविल्स थी उनको हटाने के क्रम में, तमाम तरह के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के क्रम में हमने जाना, और बहुत सारी चीज़ें आई। जब हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे तो हम उसको डिटेल से समझेंगे। अभी हमको इतना सा समझना है कि इस पीरियड में भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास पहले चरण में कैसे रहा, वो क्षेत्रीय और वर्गीय चेतना से जुड़ा रहा। पीछे हम लोगों ने देखा कि वो क्षेत्रीय और वर्गीय चेतना से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद था। तो क्षेत्रीय वर्गीय चेतना से जुड़े हुए संगठनों का विकास हुआ।
जैसे आप देख रहे हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, मद्रास बॉम्बे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, ये अलग अलग टाइम पे बनाया गया। इंडियन एसोसिएशन से 1876 में कलकत्ता में बनाया गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया 1883 में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाया गया। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं जो रीजनल इश्यूज के लिए बनाए जा रहे हैं, जो बहुत सारे अलग अलग सामाजिक समूहों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। कोई लैंड होल्डर सोसाइटी है, कोई मद्रास महाजन सभा है, कोई जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। तो ये आप देखिए कि अलग अलग संगठन बन रहे हैं। ये वर्ग विशेष के हितों का ख्याल रख रहे हैं, ये क्षेत्र विशेष के हितों का ख्याल रख रहे हैं। और इस बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके कारण से भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हो रही है और भारतीयों की मांग बढ़ रही है। मैंने बताया कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे कि जो भी ब्रिटिश रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए जा रहे हैं, वो बहुत सफिशिएंट नहीं है और हमें और ज़्यादा चाहिए। अच्छा, इस बीच में कुछ एक आध उदारवादी लोग भी आए जिन्होंने हमारी मांग को बढ़ाने का काम किया। 1880 से 1884 के बीच में भारत में एक वाइसरॉय हुए जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। बहुत ही घोर उदारवादी थे। कई लोग तो इनको भगवान मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतने उदारवादी व्यक्ति थे। तो अपने उदारवाद के कारण इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए, जिसके कारण से भी भारतीयों का मन बढ़ा कि नहीं, हमको और ज़्यादा मांग करनी चाहिए। वो तो खैर अलग इश्यू है, अभी हम राष्ट्रवाद की बात जब करेंगे तो मुद्दा आएगा। मुद्दा ये हम बात कर रहे थे कि इस तरह से बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने ये महसूस किया कि ब्रिटिश रिफॉर्म सफिशिएंट नहीं है। और इस बीच में बहुत सारे ब्रिटिश कानून ऐसे पारित हुए जिन्होंने इस बात को और बताया कि भाई देखिए, ब्रिटिशों की मंशा कुछ और है। वो जो व्हाइट मैन बर्डन का नारा देते हैं और जो वो कहते हैं कि ईसा मसीह ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरी दुनिया को वो सभ्य और शिक्षित बनाएं, इसलिए वो भारत में आए हैं, ये बात गलत है। व्हाइट मैन बर्डन का जो वो सिद्धांत सबको बताते हैं वो वास्तव में बताने के लिए है। वो बेसिकली उदारवादी, ईसाई, यूरोपियनवाद, इन सब विचारधाराओं से प्रभावित है। ईसाइयत से, थोड़ा उदारवाद से, थोड़ा यूरोपियन आइडियोलॉजी को चारों ओर प्रचार करने से, इन सब विचारों से ज़्यादा संबंधित है, भारतीयों के कल्याण से कम संबंधित है। कौन कौन से कानून थे? जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया इन्होंने 1878 में, जो स्थानीय प्रेस था उसको दबाने का काम किया। उसके माध्यम से भारतीयों को हथियार न रखने का एक कानून पास किया गया जिसे आर्म्स एक्ट कहा गया। इल्बर्ट बिल पास किया गया। पीसी इल्बर्ट जो थे, इनके कानूनी सदस्य थे, लॉ मेंबर थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पीछे से हम पढ़ाते आए हैं कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर थे जिनका नाम था पीसी इल्बर्ट। पीसी इल्बर्ट ने एक कानून बनाया था जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। उसमें ये कहा गया था कि जो भारतीय जजेज होंगे, इंडिया के जो जज नियुक्त किए जाएंगे, वो यूरोपियंस के भी मुकदमों की सुनवाई करेंगे। हालांकि ऐसी व्यवस्था प्रेसिडेंसी सिटीज़ में पहले से थी। प्रेसिडेंसी नगरों में अगर कोई भारतीय जज नियुक्त किया जाता है तो वो यूरोपियंस के भी मामले सुनेगा, ऐसा पहले से ही प्रावधान था। लेकिन ये भी कर दिया गया कि जो दूर दराज के आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी अगर कोई भारतीय जज नियुक्त होता है तो वो यूरोपियंस के मुकदमे भी वैसे ही सुन सकेगा जैसे कोई यूरोपियन जज भारतीयों के मुकदमे सुनता है। इस बात को लेकर ये बात जब आई सामने तो भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने और ब्रिटेन के अंग्रेज़ों ने भी इसका विरोध किया और एक विद्रोह की स्थिति हो गई, जिसे इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से भी, वाइट रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और ये सारे जो चेंजेज आ रहे हैं, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, तमाम तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, मतलब कि एक राष्ट्रवाद हवा में गूंज रहा है। राष्ट्रवाद की विचार लोगों के मन में चल रहे हैं किसी न किसी तरह से। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये नेशनलिस्ट हैं। इस तरह के जो कानून पास हो रहे हैं उनका भारत के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस कारण से एक आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक ऐसा फोरम डेवलप किया जा सके जहां पर हम
पूरी बात अपनी कह सकें, अंग्रेज़ी हुकूमत को अपनी बात बता सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो अगर सही हैं तो किसी भारतीय को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए था, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने क्यों बनाया? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतनी बातें सही हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप देखिए, अगर ऐसा आपको मेरी बात कैसे पुष्ट होती हुई दिखेगी, जरा उसको समझिए आप। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? ये एक अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन था। इंडियन एसोसिएशन क्या था? ये एक अखिल भारतीय संगठन था। तो 1876 और 1883 में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अस्तित्व में आए हैं। तो ये पूरे भारत को की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो संस्थाएं निर्मित हो रही हैं वो इस टाइम पे ही निर्मित हो रही हैं और इस तरह के माहौल में ही निर्मित हो रही हैं। इसका मतलब कि भारतीय लोगों को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं और दे आर ट्राइंग कि हम इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो इस तरह के बातों का मुखर होकर विरोध कर सके। और चूँकि 1858 की घोषणा कहती है कि भारत की प्रजा ब्रिटेन की महारानी की प्रजा है, तो भारत के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एक ही राजा के बीच में दो तरह की प्रजा कैसे हो सकती है। जिस तरह के राजनीतिक अधिकार अंग्रेज़ों को मिले हैं उस तरह के राजनीतिक अधिकार हमको भी मिलने चाहिए, और अगर इस तरह की मांग हम उठाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस या इस तरह के संगठन अस्तित्व में आए। अब इस तरह के संगठन ही बड़े हो सकते थे, लेकिन एलन ऑक्टोवियन ह्यूम वाला ऑर्गेनाइजेशन क्यों बड़ा हो गया, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग सेफ्टी वॉल पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम थोड़े से फैक्ट्स को और थोड़े से चीज़ों को देख लेते हैं इनके बारे में, है ना। इनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि कैसे बना, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसे हम पढ़ देंगे, आप सुन लेंगे। सबसे पहले 1884 में, सबसे पहले एलन ऑक्टोवियन ह्यूम के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए आप। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम बेसिकली अंग्रेज़ ICS ऑफिसर थे जो 1857 के रिवोल्ट के दौरान भारत में सेवा दे रहे थे। इटावा के DM थे उस टाइम पे, और इटावा के लोगों ने उनको बचाया। उनको मारने की स्थिति बन गई थी और बहुत स्थिति उनकी ख़राब हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, तो वहाँ के वो DM थे और लोगों ने उनको बचाया। साड़ी पहन के उनको भागना पड़ा, बहुत सारी स्थिति उनकी ख़राब हुई। थोड़ा सा वो जो है थियोसॉफिस्ट भी थे, थोड़ा धर्म विज्ञान, धर्म की ओर उनका झुकाव भी था। शिमला का सन्यासी कहा जाता है उनको, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनका जो ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि बायोग्राफी कहा जाएगा, उनकी बायोग्राफी लिखी इनके जो विलियम वेंडरबर्न थे, विलियम वेंडरबर्न ने उनकी बायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि वो हर्मिट ऑफ शिमला थे, शिमला के सन्यासी थे। तो उनका धर्म की ओर झुकाव था। वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षियों के जानकार थे, पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। वो जो है एक काइंड हार्टेड व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में 32 स्कूल खोले जो कि उन्होंने अपने निजी प्रयासों से और निजी धन से खोला। बालिका शिक्षा के लिए काम किया। करीब 9 से 10 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स उनके स्कूल्स में उस टाइम पढ़ते थे जब वो इटावा के जज थे, इटावा के DM थे। अच्छे व्यक्ति थे, कुल मिलाकर पॉइंट ये है। 1882 में वो रिटायर हुए। 1882 में रिटायर होने के बाद उनको लगा, अभी हम और भी चर्चा करेंगे इस पे, है ना, उनको लगा कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन 1884 में बनाने का प्रयास किया। उनको क्यों लगा कि हमें बनाना चाहिए, अभी हम बात करते हैं उस पर। तो 1884 में 17 लोगों के साथ इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ये दिसंबर 1884 में इनके घर पे ये 17 लोगों का संगठन बना और कहा गया कि हम एक अखिल भारतीय संगठन बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे ये सारे संगठन बनने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगली साल हम उसकी मीटिंग करेंगे, और इनके बहुत सारे मित्र थे। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम के मित्र थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी,
ये सारे लोग इनके साथ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कुछ समय तक बम्बई में, कुछ समय तक बंगाल में रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर भी थे, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं। तो इस तरह से उनका एक रिलेशनशिप था भारत में, बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप था। तो उन्होंने कहा कि उन सब लोगों को बुलाया जाए और जो बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, उनको बुलाया जाए और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो पूरे भारत के हितों को रिप्रेजेंट करे। ये तय हुआ था कि इसकी मीटिंग पूना में की जाएगी, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण ये मीटिंग बदल के कहाँ कर दी गई, मुंबई में कर दी गई। और ये कहा गया कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में ये मीटिंग आयोजित की जाएगी। तो 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक आयोजित की गई। इसी इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन से हटाकर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। कांग्रेस का मतलब होता है प्रगतिशील लोगों का एक समूह, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। कांग्रेस शब्द कहाँ से लाया गया था? कांग्रेस नाम था बेसिकली, कांग्रेस शब्द आया 1776 में, जिसमें यूएसए में जो पार्लियामेंट बनी उसका नाम कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस का मतलब मैंने बताया प्रगतिशील लोगों का एक समूह, तो कांग्रेस बना दिया गया। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक हुई, जिसको बुलाया था एवो ह्यूम ने, और उसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कुल 72 रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आए थे। उसी में से दादा भाई नौरोजी भी थे। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए, और इस तरह से उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। उस समय वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया और लोगों को, आपने पढ़ा होगा किताबों में कि गार्डन पार्टी दी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब सवाल बहुत बड़ा है अपने सामने, वो ये है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसने जो कि रिटायर्ड आईसीएस था, उसको क्या आवश्यकता हो गई कि वो एक इस तरह का संगठन बनाए जो भारतीयों का विरोध, जो ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करेगी। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या आवश्यकता हुई? तो ये बातें हम समझ सकते हैं और इन बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके चलते एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना होगा। एक थियरी डेवलप की गई जिसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहा जाता है। इस मामले में एक थियरी डेवलप की गई जिसे हम सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहते हैं। पहले तो आप समझें कि सेफ्टी वॉल्व क्या है। सेफ्टी वॉल्व का सबसे बढ़िया उदाहरण, सेफ्टी वॉल्व बहुत सारी जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, पर सेफ्टी वॉल्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम सेफ्टी वॉल्व क्यों यूज करते हैं? सेफ्टी वॉल्व इसलिए यूज करते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेफ्टी वॉल्व उस प्रेशर को रिलीज कर देगा, उस वेपर को रिलीज कर देगा, जिसके कारण से प्रेशर कुकर फटने से बच जाएगा। ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सबसे पहले लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में छापा। अब ये जो लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया में लिखा इसके बारे में 1915 में, वो अनायास नहीं लिखा। उन्होंने कुछ स्टडी की चीज़ों की। किन चीज़ों की स्टडी की? इसमें एक सेफ्टी वॉल में लाला लाजपत राय के साथ साथ हमें विलियम वेंडरबर्न को भी समझना होगा। विलियम वेंडरबर्न साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवनी लिखी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की, एवो ह्यूम की बायोग्राफी लिखी इन्होंने। अब बहुत ऑब्वियस बात है कि बायोग्राफी लिखा होगा तो बहुत सारी बातचीत इन दोनों लोगों के बीच में हुई होगी। बायोग्राफी लिखने वाला सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है उस व्यक्ति के बारे में जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो बहुत सारी बातें हुई होंगी।
इन्होंने ही इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा है। शिमला का सन्यासी इसी बुक में लिखा गया है उनको। तो शिमला का सन्यासी का मतलब क्या है, जरा ये भी आप समझ लें। आप इस बात को ऐसे समझिए कि वर्तमान समय में भी लोग कहते हैं कि मैं हिमालय चला जाऊंगा। जो कोई भी व्यक्ति संत होना चाहता है तो कहता है मैं हिमालय चला जाऊंगा। मतलब कि हिमालय ऐसी जगह है जहां लोग साधना के लिए जाते हैं। बहुत पहले से लोग वहां साधना के लिए जाया करते थे। और अंग्रेज जो रिटायर होने के बाद नहीं जाते थे या भारत में रहते थे, उनमें से अधिकांश अंग्रेज कहाँ रहते थे? उन्हीं ठंडे क्षेत्रों में, शिमला, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में रहते थे, क्योंकि वो उनके क्लाइमेट के लिए बहुत अनुकूल होता था, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो अनुकूल होता था। तो शिमला में ये रहते थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और शिमला में बहुत सारे मतलब हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में बहुत सारे लोग, अभी भी आप जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे संगठन ऐसे चलते हैं जो आध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्म चिंतन के क्रम में वहाँ बहुत सारे सन्यासी रहते थे। कुछ सन्यासी ऐसे भी थे जो डराते थे लोगों को। तो कुछ सन्यासियों से ये मिला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने इसको बहुत डराया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत भयानक विद्रोह होने वाला है। तुम्हारे खिलाफ मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और ये विद्रोह वैसा ही होगा जैसा 1857 का हुआ था। और 1857 के विद्रोह में तो अंग्रेज बच गए थे, लेकिन अब की बार एक भी अंग्रेज नहीं बचने पाएगा। और ये बात कही किससे जा रही है? ये बात उस व्यक्ति से कही जा रही है जो 1857 के विद्रोह में खुद ही साड़ी पहन के भागा था। 1857 के विद्रोह को जिसने अपनी मौत के रूप में देखा था, जो डरा हुआ था 1857 के विद्रोह से। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर हम मान लें कि ये डरा नहीं थे, ये काइंड हार्टेड थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, तो भी इनको ये लगना चाहिए कि अगर 1857 के जैसा विद्रोह होता है तो बहुत सारे अंग्रेज मरेंगे, बहुत सारे भारतीय मरेंगे, और हमें एक ऐसा व्यवस्था निर्मित करनी चाहिए जिससे 1857 जैसा विद्रोह ना हो। अगर ये काइंड हार्टेड हैं तो, अगर ये अंग्रेजी राज्य के हितैषी हैं तो इन्होंने ये सोचा होगा कि हमें एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जो प्रेशर रिलीज करने का काम करे और 1857 जैसा विद्रोह ना हो। और उस मंच से जब प्रेशर रिलीज होगा तो या तो हम प्रेशर को मैनेज करने का कोई जुगाड़ कर लेंगे, और या फिर जहाँ से प्रेशर रिलीज हो रहा है उसके लिए हम कोई व्यवस्था बना लेंगे। जब मंच पे आके लोग हमारी नीतियों की आलोचना करेंगे तो या तो हम नीतियों में परिवर्तन कर लेंगे या तो आलोचना करने वालों को दबा देंगे, लेकिन कम से कम हमको पता तो चल जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। और जो 1857 में हुआ कि अंदर खाने चीज़ें चलती रहीं और ब्रिटिश हुकूमत को कुछ पता ही नहीं चला, और अचानक से जब विस्फोट हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत को पता चला, वैसा ना होने पाए। वैसा ना होने पाए इसके लिए क्या ज़रूरी था कि एक पब्लिक फोरम डेवलप किया जाए जहां पर भारतीय आकर अपने मन की बात कह सकें। तो उसी तरह का पब्लिक फोरम डेवलप करने के क्रम में क्या बनाया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्यों बनाया। आपके पास दोनों बातें सामने हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए वो चाहते थे कि 1857 जैसा खून खराबा दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने बनाया, या वो अंग्रेजी राज्य के हितैषी थे और वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत पे कोई आंच ना आए, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, या इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया। जो भी आपको पसंद आएगा वो थियरी आप अपने मन में स्वीकार कर लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस कारण से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने से पहले एवो ह्यूम लॉर्ड डफरिन से भी मिले थे, कलकत्ता गए थे, शिमला से कलकत्ता जाके डफरिन से भी मुलाकात करी थी, और उन्होंने ये सारी बातें संभवतः डफरिन को बताई भी होंगी कि ऐसी ऐसी बातें हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का एक फोरम डेवलप हो जिससे जो है पूरे देश की आवाम की मानसिकता का पता चल सके हमको। इन्होंने बनाया फिर वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया कब? फिर आपने देखा कि इन्होंने 1884 में उसको संस्थागत रूप देना शुरू कर दिया, और पहले उसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा, फिर भारत के सभी राष्ट्रवादी नेताओं को आमंत्रित किया और उसका नाम क्या रखा? बाद में उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय क्यों चले गए इसमें? अगर ये सब कुछ सही है
और ये ब्रिटिश राज के सेफ्टी वॉल्व के रूप में ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। तो क्या कारण है कि भारतीय इसमें बहुत सारे शामिल हो गए और उस टाइम के जो सबसे राष्ट्रवादी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो इसमें शामिल हो गए। और ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो 1857 के विद्रोह में साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेज का साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि भारतीयों, जैसे अंग्रेजों के मन में सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत थी, अंग्रेजों को एक सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत थी, ऐसे ही भारतीयों को भी एक लाइट कंडक्टर की ज़रूरत थी। लाइट कंडक्टर का काम क्या होता है? वो बड़े बड़े भवनों के ऊपर लगा हुआ होता है लोहे का। आप देखिए ना, ऐसी परंपरा है भारत में, पूरी दुनिया में, कि जब भी कोई ऊंची बिल्डिंग बनती है उसके ऊपर, कोई हिंदू का है तो वो त्रिशूल लगा देगा, मुसलमान का है तो चांद तारा लगा देगा, ईसाई का है तो क्रॉस लगा देगा, किसी और धर्म का है तो कुछ और लगा देगा, और ये सब कुछ लोहे का होता है ताकि ये बेहतर लाइट कंडक्टर के रूप में कार्य कर सके और आकाशीय बिजली को या जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको ज़मीन में भेज सके ताकि बिल्डिंग का स्थायित्व बना रहे। तो अंग्रेज़ों को आगे, हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जिसमें अंग्रेज आगे होता। अंग्रेज आगे होता मतलब क्या? कि जो सरकारी बिजली गिरेगी उसको कौन सह लेगा? अंग्रेज सह लेगा। और आगे आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे जैसे आगे आंदोलन को बढ़ाती है, जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संकट आता है तो वो अंग्रेजों को आगे का, किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बना देगी। विलियम वेंडरबर्न, जॉर्ज यूले, हेनरी कॉटन, और ये देखिएगा तो एक परंपरा चल पड़ेगी। और जब जब भी ऐसी स्थिति आती है अंग्रेज की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई संकट खड़ा होने की बात आई तो अंग्रेजों को आगे कर दिया गया। तो भारतीयों ने इसको कैसे यूज किया? जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया एओह्यूम ने, उसमें क्यों भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बाकी भारतीयों को भी प्रेरित किया कि आप भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने? वो इसलिए किया ताकि अंग्रेज आगे रहेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन दीर्घजीवी रहेगा। और इस बात को बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि अगर एओह्यूम के अलावा किसी और ने इस तरह का संगठन बनाया होता, किसी भारतीय ने इस तरह का संगठन बनाया होता, तो अब तक कब का वो ख़त्म कर दिया गया होता। ऐसा कहा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो कि लाला लाजपत राय के समर्थक थे, उनकी विचारधारा के समर्थक थे। तो कुछ भी माने हम, भारतीय राष्ट्रवादियों के मन में ये जरूर था कि हमें अंग्रेज़ों को आगे करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। आप पहले ही मीटिंग को अगर देखिएगा और पहले ही मीटिंग में पारित किए गए प्रस्तावों को देखिएगा, जैसे पहली मीटिंग में क्या प्रस्ताव पारित किए गए? सेना व्यय में कटौती की जाए, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैं वहाँ नए प्रांत का गठन किया जाए, नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए, आईसीएस की परीक्षा भारत में भी करवाई जाए। तो इनकी जो मांगें थीं और इन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था कांग्रेस ने कि हम इस लिए काम कर रहे हैं, हम नेशनल इंटीग्रिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाने के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी रीजनल इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी वर्ग विशेष वर्गीय चेतना से नहीं जुड़ेंगे, क्षेत्रीय चेतना से नहीं जुड़ेंगे, हम पूरे राष्ट्र की समस्या को एक मंच देने का कार्य कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों के लिए एक मंच बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे जैसे इन बातों पर वो अमल करना शुरू करेगा वैसे वैसे अंग्रेजी राज जो है इसकी विरोधी होती जाएगी। तो आप अगर बारीकी से अध्ययन करिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको बनाया था क्या? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको बनाया था सेफ्टी वॉल्व, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या बना दिया इसको बना दिया लाइट कंडक्टर, अपनी राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के क्रम में, अपने विचारों के प्रसार के क्रम में। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया कि किन सिचुएशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आप इसको समझिए, इसको एक दो बार वीडियो को सुनिएगा और जो जो चीज़ें इसमें थोड़ा तथ्यात्मक रूप से हमने बताई हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमने आपको कहा है जब भी आप वीडियो देखें कृपया नोटबुक लेकर देखें। आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे।
अभी इसके आगे की घटनाओं की चर्चा के क्रम में हम देखेंगे कि कौन कौन, अभी एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन, जो खास खास अधिवेशन हुए, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।